नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको अध्याय 312-13 तक पढ़ा दिया था। मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। अध्याय 16 में दिया गया है जीवन से संबंधित अपराध, यानी आपके मानव शरीर से संबंधित अपराध, जिसमें आपका मतलब मर्डर हो गया, आपकी हत्या की कोशिश हो जाएगी, बलात्कार हो जाएगा, जो दहेज मृत्यु है मतलब दहेज के लिए जो भी मतलब मारपीट दिया जाता है, जिसके फिर उसके बाद में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू कर दिया जाता है, दहेज की धाराएं लगा दी जाती हैं, जिसमें आप सबको पता होगा ये लोकल लेवल पे बहुत यही चार्जेस बहुत सारे लगते हैं कि इसने हमारी हत्या की कोशिश की, धारा 307 लग जाती है। ठीक है, या आपराधिक मानववध हो जाता है। इस प्रकार से ठगी होती है या बलात्कार होता है, मोस्टली बलात्कार होता है, बलात्कार करने की कोशिश होती है। तो ये सारे जो भी धाराएं हैं, ये सारे जो भी अपराध हैं, ये सारे आपके अध्याय 16 में ही डिफ़ाइन किए गए हैं। और इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम अध्याय 313 तक बता दिया था। इसी में आपका गर्भपात भी आ जाता है, जो कि अध्याय 312 और 313 में दिया गया है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं और इसके बाद में 313 के आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले धारा 299 आपराधिक मानववध। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मतलब किसी और के थ्रू किसी और को मरवा देना आपराधिक मानववध कहलाता है, जिसमें जिसने मारा है वो दोषी नहीं होगा, किंतु जिसने मरवाया है वो दोषी होता है। ठीक है, इसके बाद में धारा 300 हत्या होती है। धारा 301 किसी और की हत्या की कोशिश, लेकिन मर कोई और जाता है। सैंडर्स और भगत सिंह वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, स्कॉट वाला। उसके बाद धारा 302 हत्या के लिए दंड है, यानी इस धारा 300 के लिए जो दंड है वो धारा 302 में दिया गया है। धारा 303 आजीवन दोष सिद्ध के लिए, दोष सिद्ध द्वारा हत्या के लिए दंड। ठीक है, उसके बाद धारा 304 में दिया गया हत्या की कोर्ट में न आने वाले जो भी हैं उसके लिए दंड। उसके बाद धारा 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, और धारा 304B दहेज मृत्यु मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद में आपका कहा जाता है धारा 305। धारा 305 में दिया गया है शिशु या किसी उन्मत्त व्यक्ति वो होता है जो दारू के नशे में है या जो पागल है, उसके द्वारा मतलब उसको उस शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ओके, इसके बाद धारा 306 स्वयं आत्महत्या का दुष्प्रेरण। इसके बाद धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। ओके, इसमें ये जो दो एक्सेप्शन केस मैंने आपको बताए थे, यूथेनेशिया और इच्छा मृत्यु, इनमें आप स्वयं मृत्यु कारित कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी मतलब किसी भी तरीके से अपनी आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं तो आप स्वयं उसके दोषी होंगे और कोर्ट के अनुसार आपको जो भी दंड होगा वो दंड दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में धारा 310 ठगी था। ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके जो एक्सप्लेनेशन था मैं पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से करवा चुका हूँ, तभी मैं सिर्फ यहीं तक पहुँच पाया था। ठीक है, सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे आपको। इसके बाद में धारा 311, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा पढ़ा है भाई, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया था। धारा 311 ठगी या शरीर के लिए सजा, यानी 310 में ठगी है या फिर आपके शरीर पे कोई मतलब चोट वगैरह होती है स्वयं के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो उसका प्रावधान है। उसके बाद धारा 311 उसकी अगली धारा में उसके लिए जो दंड वगैरह है वो दिया गया। उसके बाद धारा 312 में गर्भ कारित करवाना, आप सबको पता होगा, मतलब एक तरीके से जिसको लोकल लैंग्वेज बोलते हैं बच्चा गिरवा देना। ठीक है, मतलब भ्रूण की जांच करवा ली जाती है इसमें पहले, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी प्रोसेस होती है उसके थ्रू, और गर्भ में पता कर लिया जाता है महिला के गर्भ में बालक है या बालिका। यदि मतलब बहुत से लोगों की थिंकिंग ये रहती है कि यदि बालक होता है तो उसको रखते हैं, अगर बालिका हो जाती पता चल जाता है तो वो उसको मतलब उसका गर्भपात करवा देते हैं। ठीक है, तो ये मतलब मेंटेलिटी थी समाज की, अब तो खैर बहुत सा चेंज हो चुका है, बट जो IPC में दिया है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद में धारा 312 हो जाती है, मतलब गर्भपात कारित करवाना। उसके बाद धारा 313 में भी गर्भपात है, लेकिन बस इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि धारा 312 में गर्भपात कारित तब होता है जब जो महिला है यानी जो गर्भवती स्त्री है उसकी परमिशन हो। ठीक है, यदि वो स्वयं चाहे गर्भपात करवाना, और धारा 313 में उसकी अनुमति के बिना गर्भपात कारित करवाना होता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं धारा 319। धारा 319 में दिया गया है अपहति। अब ये होता है धारा 319 आपको दिख नहीं रही है, आई होप अब दिख रही होगी। अपहति का मतलब होता है हर्ट करना, यानी कि इसमें ये आ जाता है कि आप किसी को मतलब परेशान कर रहे हैं बाई मैसेज, या मतलब जैसे कि लोकल जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, लड़की कॉलेज से आ रही होती है तो उसको मतलब लड़के डिस्टर्ब करते हैं, या सबको पता होगा, ज़्यादा मैं डीपली नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तो उसके अनुसार यदि कोई लड़का किसी महिला को या कोई महिला किसी लड़के को मतलब
हर्ट कर रही है या मतलब एक तरीके से परेशान कर रही है, तो वो जो दोषी होगी धारा 319 के तहत दोषी होगी, ठीक है। इसके बाद में धारा 320 घोर अपराधी करना है, यानी कि घोर अपराधी का मतलब ये होता है कि आपने मतलब उसको परेशान तो किया है, परेशान करने के साथ साथ उसको एक तरीके से इतना प्रताड़ित किया कि उसका अंग विच्छेद आदि तक हो गया। जैसे कि आप सबको पता होगा वो जो होता है जो फेस पे डाला जाता है ना, क्या होता है इसको, लिक्विड तेजाब, ठीक है। तो जो तेजाब वगैरह फेंका जाता है वो इसी धारा 320 के तहत, वो लड़का जो होता है वो धारा 320 के तहत अपराधी होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। धारा 319 अपहति करना, जिसमें सिर्फ टॉन्ट मारना वगैरह होता है, ठीक है। और इसके बाद में धारा 320 होती है धारा 320 में अपहति, और धारा 319 में अपहति, और 320 में घोर अपहति। घोर अपराधी में वही सब हो जाता है कि मतलब तेजाब वगैरह फेंक देना, उसका अंग विच्छेद कर देना, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं धारा 321। धारा 321 बोल रहा है स्वेच्छा अपहतकारित करना, ठीक है। यानी कि एक तरीके से उसमें क्या होता है, अपहति करने में कोई लड़का है या उसके साथ में 2-4 और अन्य व्यक्ति हैं, तो उनके द्वारा वो बच्चा मतलब जो लड़का है, मतलब एक तरीके से एक लड़का है, उसके 3 मित्र हैं, तो वो उन लड़कों को बोलता है कि तुम सामने वाली लड़की को हरेसमेंट करो, ठीक है, या उसको जो भी है वो करो। तो उसमें वो लोग भी दोषी होंगे और वो स्वयं भी दोषी होगा। लेकिन धारा 321 बोल रही है ये जो लड़का था जिसने अपने 3 दोस्तों को आदेश दिया था, उनको आदेश ना देके वो स्वयं उस लड़की की अपहति करता है, ठीक है। तो धारा 321 समझ में आ गई होगी। 320 अपहति करना, 319 अपहति करना, 320 घोर अपहति, और धारा 321 स्वेच्छा अपहति, और धारा 322 स्वेच्छा घोर अपहति, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में धारा 300 आ जाता है। 322 के बाद सीधा आप पहुंच जाते हैं धारा 339 सदोष अवरोध। अवरोध ये होता है एक तरीके से कोई रास्ते से जा रहा है उसको मतलब रोकना या उसको रोक के डिस्टर्ब करना। जैसे कि कोई, आपको पता है कि कोई लड़की किसी रास्ते से डेली जाती है, आप डेली वहाँ पे खड़े होके उसको रोकते हैं या डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो वो हो जाता है सदोष अवरोध। मतलब एक तरीके से उसके रास्ते में आप अवरोध पैदा करना, ठीक है। धारा 339। धारा 340 में हो जाता है सदोष परिरोध। परिरोध का मतलब ये होता है कि आप रोक तो रहे हैं, इसके साथ में आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि इलीगल है। जैसे कि आपने रोका, रोकने के बाद में वो कौन सी एक मूवी आई थी, राधे ही होती है ना, अरे राधे नहीं, हाँ, जिसमें वो राधे बनता है, तेरे नाम, हाँ, तेरे नाम में वो जो नायक होता है यानी जो सलमान होता है वो सदोष अवरोध करता है, यानी कि वो रोकता है। इसके बाद में आपने कई अन्य मूवीज़ में देखा होगा कि जो विलन लोग करते हैं ना, विलन क्या करते हैं, धारा 340 के तहत अपराधी होते हैं, वो क्या करते हैं, लड़की को रोकते हैं। रोकने के अलावा वो उस लड़की को टच करते हैं, मतलब एक तरीके से गलत वे में ले जाके, तो वो हो जाते हैं धारा 340 के तहत अपराधी। मतलब हीरो करे तो 339 और विलन करे तो 340। आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में समझ आ गया होगा ना कि आप सिर्फ रोका, बातचीत की, उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया तो धारा 339, लेकिन आपने रोका, उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया, इसके अलावा आपने उसको एक तरह से गलत तरीके से कहीं ना कहीं उसको टच किया, कुछ गलत बातें बोली, ठीक है, जिससे उसको हर्ट हो, तो वो हो जाता है धारा 340। क्लियर? मतलब विलन सॉरी हीरो करे तो 339 और विलन करे तो 340, ठीक है, क्लियर। इसके बाद वहाँ जाते हैं धारा 351 पे। बाकी जो बीच की और धाराएं हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उनको छोड़ता जा रहा हूँ। यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बस सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, ओके। इसके बाद धारा 351 हमला। आप सबको पता होगा हमला क्या होता है। एक तरीके से मतलब दो पक्षों की अगर लड़ाई हो गई और एक पक्ष ने ईंट उठा के दूसरे पे मार दी तो वो हो जाता है हमला, ठीक है। या हमला किसी भी तरीके से हो सकता है, ईंट से, पत्थर से, चाकू से, कुल्हाड़ी से, गन से भी हमला हो सकता है, ठीक है। मतलब हमला एक्सप्लेन, ये जो मतलब एक तरीके से उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो धारा 351 में दी गई है कि हमला किसके द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा करने पर ये हमला माना जाएगा, ठीक है। और धारा 352 हमला के लिए दंड। धारा 300 उसके बाद में आ जाता है धारा 359 यानी 359 में बोला गया व्यपहरण। अब ये देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक व्यपहरण और एक अपहरण। आप सबको बस अभी तक ये पता होगा ना कि व्यपहरण
यानी कि जो किडनैपिंग होती है उसको ही अपहरण बोलते हैं। यानी किसी का अपहरण हो गया तो उसको बोलते हैं किडनैपिंग। ना भैया, किडनैपिंग होता है व्यपहरण, लेकिन जो अपहरण होता है उसको बोलते हैं एबडक्शन। ठीक है। और धारा 359 में यानी 359 में है व्यपहरण और 362 में है अपहरण। ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है आप ये समझिए। व्यपहरण क्या होता है, मतलब एक तरीके से जो अडल्ट हैं, अडल्ट लोगों का यदि किडनैप हो जाता है तो उनको बोलते हैं व्यपहरण। लेकिन अपहरण क्या होता है, जो मतलब एक तरीके से जो मासूम है उनकी, अगर उनको किडनैप कर लिया जाता है ना, बस आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है। किडनैप, बाकी किडनैपिंग सिर्फ व्यपहरण में यूज़ होती है, अपहरण में अबडक्शन होता है। ठीक है। जो बच्चे होते हैं यानी बच्चों का अगर किडनैपिंग हो जाती है तो वो आ जाती है अपहरण में। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आज से ना यदि वयस्क व्यक्ति या वयस्क महिला का यदि अपहरण हो जाता है तो वो होता है क्या, व्यपहरण। ठीक है। उसको अपहरण नहीं बोलते हैं। ठीक है। और वो धारा 359 में एक्सप्लेन की गई है। और धारा 362 में एक्सप्लेन किया गया है अपहरण, जो कि किसी मतलब एक तरीके से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे का यदि किडनैपिंग हो जाती है या अपहरण होता है तो उसको अपहरण की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। वो बस लैंग्वेज उसकी मिक्स हो गई है, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने दोनों में अपहरण ही बोला। लेकिन 359 में अपहरण हो जाता है जो कि वयस्कों के लिए होता है, और 362 में होता है अपहरण जो कि बच्चों के लिए होता है। ठीक है। इसके बाद में धारा 360, धारा 60 में हो रहा है भारत में से व्यपहरण। यानी कि भारत राज्य की जो सीमाएं हैं ना, उन सीमाओं के अंदर से यदि किसी का व्यपहरण होता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन है धारा 360। ठीक है। इसके बाद में धारा 361, धारा 361 में बोल रहा विधिपूर्ण संरक्षिता में से व्यपहरण। यानी कि एक तरीके से आप सबको पता होगा कि विधिपूर्ण संरक्षिता होती है कि कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की गई है। जैसे कि एक लड़का एक लड़की ने भाग के शादी की, इसके बाद में वो कोर्ट पहुँचे, पुलिस पहुँचे कि हमको सुरक्षा चाहिए, हमको इन लोगों से खतरा है, ये लोग हमको मार सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अब कानूनी रूप से जज के द्वारा आदेश दिया गया कि इन कपल्स के मतलब एक तरीके से हमेशा सुरक्षा में 5 पुलिस वाले या 2 इंस्पेक्टर जो भी है, मतलब जज की जो अनुसार, जज का जो आदेश आया है उसके अनुसार उनको कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। अब जो भी, जैसे चाहे लड़के का पिता हो या लड़की का, वो इस शादी से खुश नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उस लड़की का या उस लड़के का, जो भी जिससे भी वो रुष्ट थे, उनको उठवा लिया। अब पुलिस देखती रह गई, यानी कि पुलिस को पता ही नहीं चला और ऊपर ही ऊपर से उन दोनों को उठवा लिया गया। तो ये हो जाता है धारा 361 में, यानी कि विधिपूर्ण संरक्षिता उनको प्राप्त थी किंतु उनका अपहरण हो गया या व्यपहरण हो गया, तो वो हो जाते हैं धारा 361 में। ठीक है। तो धारा 362 में बता ही चुका हूँ आपको। इसके बाद में धारा 363 व्यपहरण के लिए दंड, यानी कि 359 में व्यपहरण था, 360 में भारत में से व्यपहरण, धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षिता में से व्यपहरण, और धारा 363 में दिया गया व्यपहरण के लिए दंड। ओके। इसके बाद में आ जाते हैं धारा 364। धारा 364 बोल रहा है हत्या के लिए व्यपहरण, यानी कि आपने या मतलब किसी ने भी किसी अन्य व्यक्ति का व्यपहरण किया या अपहरण किया, जो भी कुछ भी किया है, और ये करने के पश्चात आपकी जो मंशा थी, यानी कि जिस व्यक्ति ने भी उनका व्यपहरण किया या अपहरण किया, उसकी जो मंशा थी वो सिर्फ ये थी कि अपहरण करके सामने वाले को मारना, तो वो हो जाता है धारा 363 के अंतर्गत। ठीक है। 364 में, मतलब हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करना या व्यपहरण करना जो भी था। इसके बाद में धारा 375 दिख रहा है आपको, हाँ, धारा 375 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपके करियर के लिए भी और सबके लिए। धारा 375 रेप, बलात्कार। दिमाग में गांठ बांध के बिठा लेना, 70% केस आएंगे भाई रेप के। ठीक है। चाहे वो महिला की तरफ से किया गया हो या पुरुष की तरफ से, हालांकि 98% केसेस में वो पुरुष की तरफ से किया जाता है और महिला का होता है। ठीक है। लेकिन महिलाएं भी करती हैं। ओके। अंदर नहीं जा रहा, बस समझा रहा हूँ। ओके। तो धारा 375 बलात्कार या रेप।
और धारा 376 हो जाता है बलात्कार के लिए दंड, ठीक है। और इससे पहले क्या था, मतलब दिख रहा है आपको धारा 376, हाँ, बलात्कार के लिए दंड। इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि जो शायद 2013 जने 13 में ही हुआ था, दिल्ली का जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें 18 वर्ष से ऊपर, मतलब 18 वर्ष से कम का बच्चा या जो भी व्यक्ति है, जो भी लड़का है, वो यदि रेप करता था तो उसको मतलब एक तरीके से उसको छोड़ दिया जाता था, उसको माफ़ कर दिया जाता था। उस केस में भी हुआ था, वो कोई एक मोहम्मडन था लड़का, वो 18 वर्ष से कम का था, तो उसको छोड़ दिया गया, बच्चे हुए सबको फांसी दे दी गई। लेकिन जब ये निर्भया कांड हुआ जिसमें इतनी दरिद्रता हुई, उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जो न्यूनतम आई थी 2 साल और घटा दी, और अब वो 16 वर्ष तक कर दी गई है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में आ जाते हैं धारा 376 का धारा 376 बलात्कार के लिए दंड है। अब ये जो सारी धाराएं हैं ना, धारा 376 का, ख, ग, घ, ये सारी बाद में जोड़ेंगे, इनके लिए आपको दिख रहा है ना, ठीक है। अब धारा 376 के क में बोला गया है पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना। जैसे कि महिला और पुरुष यानी कि 2 कपल ने जिन्होंने शादी की है, अब शादी करने के पश्चात वो लोग अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। अब हालांकि ये जो भी होता है वो मतलब होगा ही यार, क्योंकि इंसान के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। तो धारा 376 का बोल रहा है कि कोई पुरुष और कोई महिला, मतलब उन्होंने आप शादी की है, शादी करने के बावजूद भी वो अलग अलग रह रहे हैं, यानी कि महिला अलग रह रही है, पुरुष अलग रह रहा है। और ऐसे में वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि कभी मतलब साल में या 1.5 साल में कभी मिलते हैं। ऐसे में वो पुरुष जो होता है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसने उस महिला के साथ में जो भी था कांड कर दिया। ऐसे में वो पुरुष धारा 376 के तहत अपराधी होगा यदि वो महिला नहीं चाहती है कि उसके साथ ऐसा हो तो, ठीक है, और उसने FIR कर दी है तब, ठीक है, क्लियर होगा। यानी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है भी हो जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। धारा 375 बलात्कार है, धारा 376 बलात्कार के लिए दंड है। बलात्कार की न्यूनतम आयु 16 वर्ष कर दी है। कौन से केस में? निर्भया या दामिनी वाले केस में, ठीक है। इसके बाद धारा 376 का बोल रहा है कि पृथक रहने के दौरान, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो अलग अलग रह रहे हैं, ऐसे में कभी 1.5-2 साल में वो एक बार मिलते हैं और ऐसे में वो उस पुरुष द्वारा कंट्रोल अपने आप पे मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो उस महिला का कर देता है बलात्कार, ठीक है, बलात्कार कर देता है इसके। और वो महिला नहीं चाहती थी कि उसके साथ ऐसा हो, क्योंकि अगर चाहती तो वो दूर ही नहीं रहती, ठीक है। तो वो नहीं चाहती है कि वो उसके साथ ऐसा हो, किंतु वो पुरुष जो होता है वो कर देता है। ऐसे में वो महिला FIR कर देती है तो वो हो जाता है धारा 376 का के अंतर्गत कि हम इतने दिनों से दूर रह रहे थे और ऐसे ऐसे पास आए, इसके बावजूद भी इन्होंने जो भी है कांड कर दिया, ओके। उसके बाद धारा 376 लोक सेवक द्वारा अपनी अपरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग करना। भाई धारा 376 का बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा। आप दरोगा बन के गए, आपके थाने में कोई महिला आती है जो कि अपराधी है। अब ऐसे में क्या कर रहे हैं, आप अपने घर परिवार से बहुत दूर हैं, आपको ने उसको देखा, आपको पहली नज़र में जो भी होना था हो गया। आपने क्या किया, चूँकि आप थाने के इंचार्ज हैं, आपने उस महिला के साथ में कांड कर दिया। तो ऐसे में हो जाते हैं धारा 376 खा के तहत आप अपराधी होंगे, यानी कि उसकी जो अभिरक्षा थी, यानी उसकी जो रक्षा की जिम्मेदारी थी वो आपके ऊपर निर्भर करती थी। आपके थाने में वो एक तरीके से जो भी उसकी सज़ा थी वो आपके थाने में थी, ठीक है। अब ऐसे में आप उसके साथ में कांड कर दे तो आप अपराधी होंगे धारा 376 ख के तहत, ठीक है। इसके बाद धारा 376 ग जेल, प्रतिप्रेषण, गृह आदि के अधीक्षक द्वारा सम्मुख। अच्छा ठीक है, मतलब धारा 376 खा बोल रहा है लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में, जैसे कि इसमें बोला कि किसी भी सरकारी व्यक्ति द्वारा उसकी अभिरक्षा में, ठीक है। और धारा 376 में स्पेशली बोल दिया गया है भाई जेल वाले लोगों के द्वारा, यानी कि इंस्पेक्टरों के द्वारा या जो बंदी गृह होता है उसके, एक तरीके से पुलिस विभाग, स्पेशली इसमें पुलिस विभाग के द्वारा ही बोला गया है कि उसके अधीन कोई मतलब महिला के द्वारा कोई कांड हो जाता है उसके द्वारा, ठीक है। तो धारा 376 के तहत पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, या जो व्यक्ति करेगा वो पुलिस प्रशासन से जो भी व्यक्ति होगा वो करेगा। तो धारा 376 के तहत और 376 ख के तहत
मतलब किसी भी लोक सेवक द्वारा। ओके। धारा 376 घ अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, मतलब हॉस्पिटल में किसी महिला की या कोई मतलब नर्स है या डॉक्टर है उसके साथ में किसी पुरुष डॉक्टर के द्वारा किसी पुरुष कर्मचारी के द्वारा कांड कर दिया जाता है, धारा 376 घ के तहत वो अपराधी होगा। ओके। इसके बाद में आ जाते हैं भाई धारा 377 इस अध्याय की यानी अध्याय 16 की अंतिम धारा क्या बोल रही है? प्रकृति विरुद्ध अपराध। प्रकृति विरुद्ध अपराध यानी अप्राकृतिक अपराध, जैसे कि जो मतलब एक तरीके से जो संभोग की जो क्रिया बनाई गई है वो महिला और पुरुष दो लोगों के बीच में बनाई गई, किंतु बदलते समय के साथ में पुरुष पुरुष के साथ कर रहा है, महिला महिला के साथ कर रही है। एक नया और ये आ चुका है बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, गे, फलाना ठिकाना जो भी था। तो ये अभी तक भारतीय दंड संहिता के अनुसार हिंदुस्तान की जो नियम संस्कृति के अनुसार ही अप्राकृतिक था, जो कि एक तरीके से क्षम्य योग्य नहीं था। ठीक है। किंतु अब 377 को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि अब ये पुरुष पुरुष के साथ जो भी करना चाहे कर सकता है, महिला महिला के साथ करना चाहे कर सकती है। और इसके ऊपर अभी वो एक मूवी थी आयुष्मान खुराना की, क्या नाम, कोई मूवी है ना, मैं नाम भूल गया उसका, जो भी है, सुमंगल सावधान ऐसी कुछ है, जो भी है याद नहीं आ रहा है, मतलब उसमें भी दिखाया गया है। तो 377 अब इलीगल कर दी गई है। अब इससे आपको आएगा, मतलब हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या दिल्ली सरकार, दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा किस धारा को अवैध घोषित कर दिया गया जिसमें अप्राकृतिक रूप से मतलब संबंधों को दर्शाया गया। तो वो हो जाएगी धारा 377, जिसमें LGBT 4 समुदाय आते थे, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। ठीक है। वो अब इलीगल हो गई है, यानी वो आपस में जो भी कुछ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। और इसके संबंध में ये एक तरीके से जो केस दायर किया गया था ना, दिल्ली का एक NGO था नाज फाउंडेशन। ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाज फाउंडेशन द्वारा सन 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में केस किया गया था LGBT समुदाय के रिगार्डिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड, इनका जो एक तरीके से अप्राकृतिक संबंध है ना, यानी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है ना, उसको अभी लीगल किया गया, किंतु इनको अभी शादी का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, यानी कि LGBT समुदाय को अभी भी भारत में शादी का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, ये साथ में रह सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आपस में शादी नहीं कर सकते। ओके। और इसी के साथ में लगभग 26 देश ऐसे हो चुके हैं दुनिया में जिनमें समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रख दिया गया। ठीक है, अब भारत में भी समलैंगिकता अपराध नहीं है। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। धारा 299 आपराधिक मानववध, धारा 300 हत्या, धारा 301 में मतलब मारने किसी और को गए थे, मर कोई और जाता है, धारा 301 हो जाती है। धारा 302 में हत्या के लिए दंड हो जाता है। धारा 303 आजीवन सिद्ध दोषी आएगा नहीं। धारा 304 हत्या की कोड में ना आने वाले जो भी कांड है उनके लिए दंड। धारा 304A भी नहीं आएगा। धारा 304B हो जाता है दहेज मृत्यु, यानी कि आपने दहेज के लिए अपनी महिला को मार दिया, अपनी वाइफ को मार दिया, जो भी है। ठीक है, धारा 304B बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। उसके बाद धारा 306 स्वयं आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न, जिसमें 2 एक्सेप्शन केस दे रखे हैं, यूथेनेशिया और ये क्या नाम, इच्छा मृत्यु। ओके, इसके बाद में धारा 310 ठगी द्वारा शरीर पर कुछ प्रभाव डालना। धारा 311 ठगी प्लस शरीर पे जो भी इफेक्ट पड़ा उसके लिए दंड। इसके बाद धारा 312 गर्भपात कारित कराना जिसमें महिला की सहमति हो। धारा 313 गर्भपात करवाना जिसमें महिला को पता ही ना चले और आप उसका गर्भपात कारित करवाते हैं। धारा 319 आपत्ति करना। धारा 320 घोर आपत्ति करना। धारा 321 स्वेच्छा से आपत्ति कारित करना। धारा 322 स्वेच्छा द्वारा घोर आपत्ति करना। धारा 339 सदोष अवरोध। धारा 340 सदोष परिरोध, इसमें मैंने आपको बताया था सलमान खान करे तो सदोष अवरोध। और मतलब वो कौन सा था, एक बच्चा भैया दबंग में होता है ना, पहली वाली दबंग ना, बच्चा भैया का तो भाई होता है गंडा भैया। हाँ, गंडा भैया करे तो सदोष परिरोध। ठीक है, मतलब
चलो पांडे करें तो सदोष अवरोध हो जाएगा, और गंडा भैया करेंगे तो सदोष परिरोध हो जाएगा। ओके। इसके बाद में धारा 351 हमला, धारा 352 हमला के लिए दंड, धारा 359 व्यपहरण, धारा 360 भारत में से व्यपहरण, धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण, धारा 362 अपहरण और धारा 363 व्यपहरण के लिए दंड, धारा 364 हत्या के लिए व्यपहरण या हत्या के लिए अपहरण, धारा 375 बलात्कार। ओके। धारा 376 बलात्कार के लिए दंड है। धारा 376 को पृथक रहने के दौरान पति पत्नी में कांड हो गया। धारा 376 लोक सेवक द्वारा अपनी मतलब एक तरह से सेफ्टी में महिला का हो गया। धारा 376 ग पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी सेफ्टी में छोड़ी गई किसी महिला का हो गया। धारा 376 घ अस्पताल के प्रबंधन कर्मचारी द्वारा किसी महिला का कांड कर देना। धारा 377 LGBT समुदाय द्वारा जो भी था, आई होप क्लियर हुआ होगा। LGBT 26 देशों में एक तरीके से मतलब समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है 26 देशों में। और नाज फाउंडेशन ने सन 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में इसकी जो भी थी केस दायर किया था, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने ही इसको अवैध घोषित किया। ठीक है। और LGBT को अभी तक शादी का अधिकार नहीं दिया गया। आई होप क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल अध्याय 17 में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और ना सब्सक्राइब कर दो यार। बाय बाय।